हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं AK सिंह। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज के वीडियो में हम लोग रीजनिंग के सिलेबस की बात करेंगे और इस सिलेबस को देखने से आपको स्पष्ट पता चलेगा कि इस सिलेबस को यदि कवर कर लिया जाए तो चाहे UPSC हो, चाहे PCS का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे SSC हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या अदर्स कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे CTET हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट हो, सारे एग्जाम में हर हाल में इस सिलेबस को कवर करने के बाद रीजनिंग से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। अभी अभी बिहार में ADEO की वैकेंसी आई हुई है, जहां पर मैथ रीजनिंग की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। वहां पर भी यदि इस सिलेबस को आप कवर कर लेते हैं तो हर हाल में मैथ और रीजनिंग की आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि रीजनिंग का शाब्दिक अर्थ होता है खोजना। खोजने के विभिन्न सारे तरीके होते हैं, तो उस तरीके को यदि आप एडप्ट कर लेते हैं तो कोई भी प्लानिंग, कोई भी एग्जाम में काम करने के विभिन्न सारे एंगल मिल जाते हैं और उस एंगल के आधार पर आप काम करते हैं। तो इसका लाभ GS के अंत पेपर में, ऑप्शनल में और किसी भी काम में, चाहे लाइफ के किसी भी काम को करने में आपको बहुत सहूलियत होती है। तो हम यह देखते हैं कि रीजनिंग दो प्रकार के होते हैं। एक वर्बल रीजनिंग होता है और दूसरा नॉन वर्बल होता है। वर्बल रीजनिंग उसे कहते हैं जिसमें भाषा के आधार पर क्वेश्चन को बनाया गया है, अंक के आधार पर क्वेश्चन को बनाया गया है, शब्दों के आधार पर क्वेश्चन को बनाया गया है। जैसे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है, यानी कैलेंडर संबंधी क्वेश्चन। 1, 4, 9, 16 का अगला अंक कौन होगा। और इसी तरीके से कुछ रैंकिंग पजल पहेली के क्वेश्चन होते हैं, कुछ कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं। यानी लैंग्वेज का प्रयोग करके, अंक का प्रयोग करके जो क्वेश्चन बनाया जाता है, जहाँ भाषा का उपयोग किया जाता है, उसे ही हम वर्बल रीजनिंग कहते हैं। नॉन वर्बल उसे कहते हैं जहाँ पर संकेतों का प्रयोग किया जाता है और संकेतों के आधार पर उस क्वेश्चन को किया जाता है। पेपर कटिंग, एक संकेत दे दिया गया, उस पर पेपर कटिंग के बाद 2-3 फोल्ड करने के बाद क्या होगा। इसके अलावा बहुत सारे सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे 3-4 फिगर दिए होते हैं, उसमें से एक फिगर अलग होता है। 3 फिगर को देखने के सिमिलरिटी के आधार पर चौथे फिगर की पहचान करते हैं और उस आधार पर हम क्वेश्चन को निकालते हैं। इसके बाद वाटर मिरर होता है, इसके बाद इमेज संबंधी क्वेश्चन होता है और ये सारे क्वेश्चन नॉन वर्बल के होते हैं। यानी नॉन वर्बल रीजनिंग में भाषा का प्रयोग नहीं होता बल्कि एक सिंबल का प्रयोग किया जाता है और सिंबल के प्रयोग के आधार पर उस क्वेश्चन को करने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से उसे नॉन वर्बल कहते हैं। अब हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि वर्बल रीजनिंग को कितने भाग में बांटा गया है। वर्बल रीजनिंग को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। एक एनालिटिकल पार्ट होता है, दूसरा लॉजिकल पार्ट होता है और तीसरा बेसिक रीजनिंग होता है। यानी एनालिटिकल पार्ट के अंतर्गत हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से पार्ट आते हैं। यानी एनालिटिकल पार्ट के अंतर्गत जब क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उस रीजनिंग को हम एनालिटिकल पार्ट कहते हैं। एनालिसिस के आधार पर सॉल्व किया गया रीजनिंग ही एनालिटिकल पार्ट के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है समानता असमानता। यानी एनालॉजी से एनालॉजी संबंधी रीजनिंग,
जिस रीजनिंग में 4 वर्ड्स दिए रहेंगे, 3 वर्ड्स एक साथ रिलेटेड होंगे और चौथा वर्ड्स अलग होंगे। जैसे हम जीवों के क्लासिफिकेशन करते हैं, तो क्लासिफिकेशन करने के दौरान मैमल्स के 3 जीव दे देंगे और एक एविस के जीव दे देंगे। इस आधार पर आप उस रीजनिंग को करने की कोशिश करेंगे। यानी जीएस के पार्ट के रूप में जो चीजें स्थापित होती है उसे ही इसके अंतर्गत रखा जाता है। यानी आपने हिंदी साहित्य में प्रवाची शब्द पढ़े होंगे, एक नाम के अनेक नाम होते हैं, तो अनेक नामों में से 3 नाम एक ही नाम के एक ही और एक नाम अलग होगा। जो 3 नाम एक सिमिलर होंगे उसको अलग करके जो चौथा होगा उसको हम अलग कर देंगे। इसके बाद ही दूसरा आता है इसमें क्लासिफिकेशन। संबंधी रीजनिंग, यानी उस रीजनिंग को क्लासिफाई करना जो सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी के आधार पर किया जाता है। तीसरा पार्ट आता है सीरीज। जैसे 1, 4, 9, 16, अगला क्या होगा? तो यह 1 का स्क्वायर है या 2 का स्क्वायर है या 3 का स्क्वायर है या 4 का स्क्वायर है, तो अगला 5 का स्क्वायर हो गया, यानी 25 होगा। इसी को बदला भी जा सकता है। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, तो अगला क्या? तो 1 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर माइनस 2, 3 स्क्वायर माइनस 3, 4 स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ 5 स्क्वायर माइनस 5, यानी यहाँ पर 20 होगा। उसके बाद इसी में आते हैं मिसिंग। मिसिंग नंबर, यानी एक त्रिभुज बना दिया जाएगा, 3 अंक नंबर दे दिए जाएंगे और बीच का नंबर कौन सा होगा, तो यह आपको चूज करना पड़ेगा। या बीच के नंबर के साथ नंबर एक नंबर को मिस कर दिया जाएगा और इस आधार पर आपको उसको चूज करना पड़ेगा। यानी इस तरीके के होंगे। और 5वां इसी में आते हैं कोडिंग, डिकोडिंग, जो कि आपके लाइफ में बहुत ही है और सर्विस में भी जाएंगे तो इसकी बहुत कुछ जरूरत होता है। ABCD और उसी का सिमिलरिटी कोड दूसरे में दे दिया जाएगा और फिर अगले क्वेश्चन में दिया जाएगा। यानी इन दोनों शब्दों के बीच जो सिमिलरिटी है, जो कोडिंग हो रहा है, उसी को उस कोड में फिट करने की कोशिश की जाएगी। यानी एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत उस रीजनिंग को देखा जाता है जिसमें एनालिसिस करने के बाद उन चीज़ों को निकाला जाता है। नेक्स्ट, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत हमें पहला आता है कथन का तार्किक विश्लेषण। एक कथन दिया हुआ है और उस कथन को 4 आंसर में से कौन सा आंसर ज्यादा सुटेबल होगा इसको तर्क के आधार पर देना है। दूसरा, एक कथन का कारक में कौन सही हो सकता है। जैसे आप जीएस के पार्ट जब यूपीएससी देने जाते हैं तो देखते हैं कथन कारक से संबंधित होता है और उसका आंसर होता है ए और आर दोनों सही है, परंतु विश्लेषण नहीं करते हैं। ए आर दोनों सही है और विश्लेषण करते हैं, ये सही है आर गलत है, ये गलत है आर सही है। और इसके अलावा तीसरा होता है वेन डायग्राम। जिसमें सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली हाथी हैं, तो इसमें से क्वेश्चन देता है कि 1, 2, 3 से इसमें से कौन सा सही होगा, ये देखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद चौथा है मेकिंग जजमेंट का रीजनिंग होता है। उसके बाद 5वां होता है पूर्व की धारणाएं से संबंधित होता है।
यानी जिस रीजनिंग को हम लॉजिक के आधार पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तर्क के आधार पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि सबसे सुटेबल तर्क कौन सा है। यानी किसी क्वेश्चन को करने का, कहीं जाने के विभिन्न सारे रास्ते होते हैं, उसमें सबसे सुटेबल, सबसे सुरक्षित रास्ता कौन सा होता है, उस आधार पर उस रास्ते का चुनाव करते हैं। इसी तरीके से इस तरीके के रीजनिंग में हम उस तर्क को देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा तर्क ज़्यादा सुटेबल है और उस आधार पर हम उस क्वेश्चन को कोशिश करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, एसेंशियल पार्ट या बेसिक, इस रीजनिंग में देखेंगे तो यानी इसमें वही टॉपिक आते हैं जिस टॉपिक के अंतर्गत कुछ नियम होते हैं। यदि उस नियम को बड़े ही बेहतर तरीके से आप जानते हैं तो क्वेश्चन को बड़े ही इजी तरीके से कर लीजिएगा। जैसे कैलेंडर, इसके लिए आपको यह जानना पड़ेगा कि एक ईयर में 12 साल हो, एक ईयर में 12 मंथ होते हैं और 12 मंथ में 7 मंथ वैसे होते हैं जो 31 दिन के होते हैं, 4 मंथ वैसे होते हैं, यानी 1 ईयर बराबर 12 मंथ और 12 मंथ में 7 मंथ 31 दिन के, 4 मंथ 30 दिन के और 1 मंथ कभी 28 और कभी 29 दिन के। यानी इस मंथ में 4 वीक 3 डेज होंगे, यहाँ 4 वीक 2 डेज होंगे और यहाँ पर 7 चौक 28, यानी 4 वीक, जब लीप ईयर होगा तो 4 वीक 1 डे होंगे। अब आपको यह जानना पड़ेगा कि लीप ईयर क्यों होते हैं, 100 वर्ष में कितने और नंबर आते हैं, कितने एक्स्ट्रा डेज आते हैं। ये सारे एक नियम के तहत जानिएगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान होगा। इसके बाद दूसरा देखते हैं, इस टॉपिक क्या आते हैं। दूसरा टॉपिक है डायरेक्शन। डायरेक्शन संबंधी क्वेश्चन, एक व्यक्ति पूर्व की तरफ जा रहा है तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि पूर्व किधर है। तो यदि इस शरीर पर इन चीज़ों को इंडिकेट करने की कोशिश करेंगे या घड़ी के सुई पर इंडिकेट करने की कोशिश करेंगे तब हमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की सारी दिशाएं पता चल जाएगी। यानी ऊपर की तरफ उत्तर, पैर के तरफ दक्षिण, राइट हैंड तरफ पूर्व और लेफ्ट हैंड के तरफ पश्चिम। घड़ी के सुई के तरफ 3, घड़ी के 3 वाली सुई के तरफ ईस्ट पूर्व, घड़ी के 9 के सुई के तरफ वेस्ट पश्चिम, घड़ी के 12 के सुई के तरफ उत्तर और घड़ी के सुई के 6 के तरफ साउथ यानी दक्षिण। यानी यहाँ भी कुछ नियम होंगे और तब उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद तीसरा टॉपिक आएगा वॉच। और वॉच संबंधी क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपके पजल पहेली वाले क्वेश्चन भी समझना बड़ा आसान हो जाएगा। एक व्यक्ति को गोला में बैठाया गया है, राम के लेफ्ट तरफ मोहन को बैठाया जा रहा है। तो यानी घड़ी के सुई के 9 वाली दिशा पर यदि राम को बैठाया है तो उसका लेफ्ट 8 होगा और उसका राइट 10 होगा, क्योंकि घड़ी की सुई राइट डायरेक्शन में जब चलेगी तो 9 से 10 बजते हैं। तो ये एक एक टॉपिक पर बड़े अच्छे तरीके से विश्लेषण किया जाएगा। इसका चौथा टॉपिक होगा क्यूब एंड क्यूबॉइड। पांचवा टॉपिक होगा डैश। छठा टॉपिक होगा रैंकिंग। सातवां टॉपिक होगा ब्लड रिलेशन।
8वां टॉपिक होगा मैथमेटिकल रीजनिंग। 9वां टॉपिक होगा लेटर ऑफ अल्फाबेट्स। 10वां टॉपिक होगा मैथमेटिकल कथन कारक। और 11वां टॉपिक होगा ऑर्डर संबंधी रीजनिंग। 12वां टॉपिक होगा पजल पहेली। यानी एसेंशियल पार्ट, बेसिक पार्ट के अंतर्गत ये 11 से 12 टॉपिक होंगे। और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको हर हाल में उसके नियम को समझना पड़ेगा। और ये नियम को बड़े बेहतर तरीके से समझ लेते हैं तो आपके क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। बड़े सरल तरीके से क्वेश्चन को कर लीजिएगा। और जब सरल तरीके से क्वेश्चन को कीजिएगा तो आसान हो जाएगा। अब नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत पहला आएगा सीरीज। यानी 4 फिगर का एक सीरीज दे दिया जाएगा या किसी अन्य फिगर का सीरीज 5 दे दिया जाएगा, जिसमें से 4 में सिमिलरिटी होगी, एक में डिसिमिलरिटी होगी और उसे चुनाव करना पड़ेगा। दूसरा इम्बेडमेंट। तीसरा होगा वाटर इमेज संबंधित क्वेश्चन। चौथा होगा मिरर संबंधित क्वेश्चन। मिरर संबंधित क्वेश्चन। पांचवा होगा पेपर कटिंग संबंधित क्वेश्चन। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक आएंगे उसको भी सॉल्व किया जाएगा। यानी जब रीजनिंग के सिलेबस को देखने की कोशिश करेंगे और आप चाहे यूपीएससी का हो, चाहे पीसीएस से संबंधित हो, कोई सेंट्रल टेट हो, चाहे किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, या एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, या अदर्स कोई भी एग्जाम, सारे एग्जाम के सिलेबस को उठा करके देखिए, क्वेश्चन को उठा करके देखिए और उससे रीजनिंग से संबंधित पूछे गए क्वेश्चन को एक तरफ रख लीजिए और फिर इस सिलेबस को उठा करके देखिए, इस टॉपिक को उठा करके देखिए और यह देखने की कोशिश कीजिए कि यदि रीजनिंग के इस सारे टॉपिक पर हम बेस्ट कमांड कर लेते हैं तो हम क्या कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो हमारी रीजनिंग संबंधी समस्याएं इजी वे में सॉल्व हो जाएगी। यदि इजी वे में सॉल्व हो जाएगी तो उस चीज़ों को आपको करना चाहिए, जिससे एक ही बार में हम रीजनिंग संबंध पढ़ लेने से ये लाभ होगा कि कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो उस एग्जाम के डिमांड के अकॉर्डिंग कुछ एक्सरसाइज करके जाएंगे तो उस एग्जाम में बड़े ही बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि हम यूपीएससी देने जा रहे हैं तो अलग पढ़ रहे हैं, पीसीएस देने जा रहे हैं तो अलग पढ़ रहे हैं, और अदर्स एग्जाम देने जा रहे हैं तो अलग पढ़ रहे हैं, टेट देने जा रहे हैं तो अलग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा कि आपको बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और इससे आपका बेस्ट कमांड नहीं हो सकता। और इस सिलेबस को यदि बेहतर तरीके से पढ़ते हैं तो हमारा कितना कमांड होता है ये आप देखने की कोशिश करें। इसी वजह से हम लोगों ने सोचा है कि मैथ की क्लास की सिलेबस की डिजाइनिंग भी उस तरीके से किया जाए, स्टूडेंट के साथ 2, 2.5 से 3 महीने तक रहा जाए। रीजनिंग के सिलेबस की डिजाइनिंग भी उस तरीके से किया जाए और मिनिमम फीस में लड़के सबों को बेस्ट से बेस्ट क्या दिया जा सकता है जिससे उसकी समस्याएं सॉल्व हो जाए और वो आसानी से कंपटीशन को क्वालिफाई करके अपने लाइफ को बेहतर कर सके। इसी वजह से सत्य सुने, सत्य बोले और सत्य के मार्ग पर चले, जिससे सफलता इजी आपको मिल सकती है। अगले वीडियो में हम लोग किसी टॉपिक के क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है उस टॉपिक पर बात करेंगे और एक दो टॉपिक आपको भेजते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।